जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तो हम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था और क्यों दिया, उसके पीछे का कारण क्या है। बहुत बार आपने ये स्लोगन्स जो है वो सुने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक कहानी के साथ, हर एक स्लोगन के साथ एक अलग अलग कहानी जुड़ी हुई है, एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों के बलिदान जुड़े हुए हैं। क्यों दिया पर जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। बहुत सारे बच्चे कहते हो तो मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और कई बार एक कन्फ्यूजन भी बनी रहती है। उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका लाभ भी उठा सकते हैं। लेकिन आज बात चल रही है जय जवान जय किसान के बारे में। किसने दिया यह नारा, क्या जरूरत आन पड़ी कि ये नारा देना पड़ा। क्योंकि कोई भी स्लोगन मित्रों तभी उसका प्रयोग किया जाता है जब उसके पीछे कोई तथ्य जुड़ा हुआ हो। कोई भी चीज़ ऐसे अकस्मात नहीं होती कि आप ऑफिशियली पूरे नेशन के सामने, पूरे देश के सामने आप कोई बात रखें। और कन्फ्यूजन क्या है कि बहुत जगह किसी बच्चे को अगर प्रॉपरली पढ़ा होगा तो पता नहीं, तो जय जवान जय किसान का जो नारा था, बहुत सारे लोग सुभाष चंद्र जी बोस जी के साथ उसको लिंक करते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादातर उसको पढ़ेंगे जाकर के, तो जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। क्यों दिया, क्या जरूरत आन पड़ी लाल बहादुर शास्त्री जी को। अभी जो सुभाष चंद्र बोस जी वाली बात भी बता रहे होंगे, उनके लिए भी मेरा स्वागत है। चैनल खुला हुआ है। दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी हैं, दोनों ही देश के लिए कार्य करने वाले हैं। और थोड़ा सा फैक्ट्स के बारे में कई बार अलग अलग चीज़ें पता लगती हैं, क्योंकि इससे एक तथ्य जुड़ा हुआ है। जय जवान और जय किसान जब नारा दिया गया था, तो उससे एक पुरानी एक स्टोरी जुड़ी हुई है कि क्यों लाल बहादुर शास्त्री जी ने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रयागराज में सभा को संबोधित करते हुए ये नारा दिया था। जैसा तथ्य हमें पता लगे हैं, हो सकता है किसी और पोर्टल पे भी उन्होंने पहले इसको यूज़ किया हो, कि जय जवान जय किसान का नारा क्यों दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो इसके बारे में एक स्टोरी है, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये भारत की बात है और बहुत सारे लोग जो है थोड़े इसमें कन्फ्यूजन होती है, और बहुत सारे लोग नारा तो लगा ले रहे हैं, लेकिन उनको उसके बारे में पता नहीं है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया और क्यों दिया। तो बात तब की है मित्रों, ये 1965 की बात है, 1965 की बात है, जब वॉर हुई, लड़ाई हुई। आप जानते किस देश के साथ, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं देश में जब आप जंग लड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का एक अभाव आ जाता है कई बार, क्योंकि एक जो आपकी धनराशि है, जो आपका कोष है, राष्ट्रीय कोष है, कहीं ना कहीं वो फिर आर्मी को बॉर्डर तक लेके जाना है, तो सड़कें बनाने में भी वो खर्च जाता है। मटेरियल तो चाहिए ना भाई बनाने के लिए। उसके बाद एक रसद जो है वो, जो बेचारे लड़ रहे हैं उनके लिए भी जाएगी। जो हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ में, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी राशि लगती है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि जंग से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। होता यही है कि थोड़े से लैंड को एक्वायर करने के लिए लोग बड़ी बड़ी वॉर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है वो बहुत बड़ी लेवल पे होता है। अभी रिसेंटली आप चाहे रशिया और जो दूसरा देश है ना जिसके साथ लड़ाई चल रही है, नाम नहीं मैं बताऊंगा, मेरे कमेंट बॉक्स में बताना किसके साथ पंगा चला था और कितने दिन तक लड़ाई चली। आपको भी तो दिखें कितना पढ़ रहे हैं आप लोग भी। तो उससे नुकसान क्या हुआ, जो वहाँ के नागरिक हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ को होता है। जिस भी सिटी पे अटैक किया जाता है सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ को होता है।
वहाँ की आबो हवा को होता है। और कहीं ना कहीं जो आपकी कंट्री की कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, चाहे वो आम नागरिकों की हो, चाहे वो सिक्योरिटी पर्सनल्स की हो, चाहे आपकी आर्मी की हो, चाहे वो लोग जो रिलीफ एज अ रिलीफ टीम भी काम कर रहे हैं, कई बार उन लोगों को भी वहाँ पे जो है अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। और कई बार जो मीडिया जो कवर कर रहा होता है उनको भी अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। तो कैजुअलिटीज़ बहुत सारे लेवल पे, क्योंकि गोली जब आती है या जब अटैकिंग बॉम्बार्डिंग होती है तो कोई भी एरिया जो है वो देख कर नहीं गिरता कि भैया यहाँ पे ये मीडिया वाले हैं या ये आर्मी वाले हैं या वो, तो बस गिरेगा। तो कैजुअलिटीज़ किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इसीलिए जब वॉर होती है तो बहुत बड़े लेवल पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो जाता है कई बार। और इसीलिए तो कहा गया है ना कि हर एक चीज़ ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ होगा बचाया आपने तभी तो आगे लगाओगे ना। लेकिन हो सकता है कि वो मनी आपने पहले ही किसी आपकी कंट्री को डेवलप करने में किसी प्रोग्राम में लगा रखी हो। बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। और शायद जब करोड़ों में कहीं पे प्रोजेक्ट्स में डीलिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा इसकी खपाई लगती है कि इतने बड़े लेवल पे पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, नहीं करना है। जो हमारे फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, टीम है, आपके जो लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं बड़ी जद्दोजहद वहाँ पे। इतना आसान लगता है ना कि बजट पास हो गया, ये वो कई सारी चीज़ें हैं उसमें। तो जब 1965 की वॉर हुई तो ऐसा कहा जाता है कि देश में एक तरह से अभाव जैसा आ गया। अब ये कितने लेवल पे था या थोड़ा था, या शास्त्री जी जो हैं वो, अब शास्त्री जी तो शास्त्री जी ठहरे, ज्ञान से भी ओतप्रोत हैं और कहीं ना कहीं देश के लिए एक ऐसे पीएम जो सिंपलिसिटी के लिए जाने जाते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि उनके जैसा सिंपलिसिटी वाला पीएम दूसरा नहीं हो सकता तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। लेकिन अपनी सिंपलिसिटी के लिए और अपनी स्वदेशी नीतियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत टाइम के लिए कार्यरत रहे। फिर एक मिस्ट्री उनकी डेथ से भी जुड़ी हुई बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है। क्योंकि मैंने कहा ना कि कैजुअलिटीज़ बहुत अलग अलग लेवल पे होती है। ज़रूरी नहीं है कि फिर वॉर तक ही सब कुछ ख़त्म हो जाए। हो सकता है कुछ कंट्रोवर्सीज जो हैं, जो लोग देश के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको कहीं भी एक तरह से एक हार्म होने का चांसेस होते हैं। क्योंकि जो देश के लिए काम कर रहा है, जो शरारती तत्व हैं, वो नहीं चाहते कि यार जो अच्छा काम कर रहा है उसको वो नहीं करने देना चाहते। कि अगर वो सही नीतियों पे काम कर रहा हो, चलो वो एक अलग मैटर है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, कभी और चर्चा उस पर भी चलेगी, वो बात की बात है। बहुत सारे पोर्टल भरे पड़े हैं यूट्यूब पे कंट्रोवर्सीज़ के। पर हम बात करें कि क्यों जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो शास्त्री जी कहीं ना कहीं लोगों को ही मोटिवेट करना चाहते थे कि जो आम जनता है, कि वो कई बार होता है ना कि वॉर चल रही होती है तो हमारे जो आम जन हैं, जब उन तक भी मैसेजेस जाते हैं तो कई बार वो उनकी थोड़ी जो साइकोलॉजी है वो एक तरह से झुंझला जाते हैं लोग कि भैया वॉर चल रही है, पता नहीं क्या होगा। किसी के फादर आर्मी में है, वो बॉर्डर पे हैं, किसी के पति आर्मी में है, बॉर्डर पे हैं, या कई ट्रांसपोर्ट वाले जो बेचारे यहाँ से लेकर के वहाँ तक रसद लेके जा रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी तो मैं कहता हूँ ना, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस जुड़े हुए, हर एक चीज़ के साथ एक कहानी जुड़ी हुई। तो शास्त्री जी ने यही बता दिया, क्योंकि ना ही बिना किसी डिफेंस स्ट्रांग होके कोई भी देश जो है वो तरक्कीवान नहीं हो सकता। अगर आपका डिफेंस, आपकी सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है, आपकी आर्मी या आपकी सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर कोई भी जो बाहर का शरारती तत्व है वो बार बार आकर के आपकी चीज़ों को बर्बाद कर सकता है। बहुत सारी कंट्रीज़ के जो हिस्ट्री आप देखेंगे तो कई बार यही होता था कि भाई वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो कमज़ोर रही तो दूसरे देशों ने वहाँ पे कब्जा लिया। लेकिन हमारे भारत के ऐसे ऐसे वीर सपूत हैं, आर्मी में सल्यूट करता हूँ, जो रियल हीरोज़ हैं। ठंड में हो, ग्लेशियर में हो, सियाचिन में हो,
अलग अलग बॉर्डर लोकेशंस पे हो, बिना खाए हो, कई कई रातों तक जाके ऑपरेशन चलाने के हो, अपनी लाइफ का बलिदान करने के बारे में हो, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो उनके उस सेक्रीफाइस को पूरा कर सके। और अभी तो थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज़ मिलने लगी हैं, पहले तो और भी थोड़ा टफ होता था मेरे हिसाब से आर्मी में। जो पहले जैसे 60s में, 1940s में जब वो आर्मी में रहे, 47 के बाद रहे, अब पहले तो ब्रिटिश आर्मी और उसका एक कोलैब भी होता था ना। लेकिन तभी शास्त्री जी ने नारा दिया कि बिना जवान के जय जवान और जय किसान। एक तो वो जवान है जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, जो दुश्मन को अंदर एंट्री ही नहीं करने दे रहा, सिक्योर कर रहा है आपको। आप अपने घरों में शांति से बैठे हुए हैं, जैसे मेरे जैसे बैठे हुए हैं, अब आराम से बात करें, क्योंकि कोई खड़ा हुआ है रात को जागता हुआ बिना खाए पहरा दे रहा है कि मेरा देश जो है, जब तक मैं जाग रहा हूँ तो मेरा देश आराम से सो रहा है। और जहाँ की सिक्योरिटी वीक हो जाती है तो फिर अंदर के क्या नागरिक, क्या व्यापारी, क्या व्यापार, सब चौपट हो जाता है, क्योंकि कोई भी कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा जय जवान, जो हमारा जवान है, जो बाहर बॉर्डर पे खड़ा होकर अपना बलिदान दे रहा है, जो रियल हीरोज हैं। अब एसी वाले रूम में बैठ करके नीतियां बनाना, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब जंग लड़नी पड़ती है सामने से तो बड़े बड़ों की सोच के ही पसीने छूट जाते हैं। तो जो एक्चुअल में लड़ रहा है, तभी तो उस जवान को सैल्यूट है, जो अपनी फैमिली का सेक्रीफाइस करके, अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करके बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। दूसरे, फिर एक बात कही गई कि खाली पेट कोई भी जंग ज़्यादा दिन तक नहीं लड़ी जा सकती। अनाज के बगैर, एक हथियार के बगैर और एक अनाज के बगैर, रसद के बगैर कोई भी जंग ज़्यादा दिन तक नहीं लड़ी जा सकती। बहुत सारे पुराने राजाओं के साथ क्या होता था, जब उनके किले घिर जाते थे तो जितने दिन का भी राशन होता था अंदर किलों में, तो उतने दिन तक तो वो लड़ पाते थे अच्छे से। लेकिन एक ना एक दिन जब राशन की कमी होने लग जाती थी तो खाने के लिए आपको बाहर जा कर के फिर लड़ाई करनी पड़ती थी। तो ये अनाज का भी रोल है, खाली पेट, क्योंकि जब जान ही नहीं रहेगी लड़ने की तो लड़ेंगे कैसे। तो फिर उस चीज़ को पूरा कौन कर रहा था, जो हमारा भारत का किसान था। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि कौन अनाज का राजा है, कौन ये है, फिर वही विवाद शुरू हो जाता है जी, क्या हम अनाज पैदा नहीं कर रहे, वो दूसरी स्टेट से आता है। ये वो भारत का किसान, सब स्टेट्स, सब जगह से अलग अलग अनाज, कहीं की क्रॉप क्या है, कहीं की क्या है, सब जगह से एक जगह से आता है। तो जो किसान है, कहीं ना कहीं जो अपना खून पसीना वो भी बहा करके दिन रात उस अनाज को उगा रहा है, और वही अनाज जो है फिर बॉर्डर्स तक जाता था, जो हमारे जवान भाई लड़ रहे हैं। और जो अंदर के भी लोग, अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बाहर से आ रही होती हैं और उसी कंट्री ने वो चीज़ को बंद कर दिया, लेकिन जब आपके पास क्षमता होती है, आपके किसान उस चीज़ को खुद ही आपके स्वदेश में उगा रहे हैं आपके लिए, तो फिर आपके लिए आसानी होती है, क्योंकि बाहर से कोई दे ना दे। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि दूसरी कंट्रियों के लिए भारत से भी अनाज भेजा गया। आज भी बहुत सारे आसपास केसेस होंगे, अगर आप पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर लोग शुरू हो जाते हैं ये क्वालिटी वो क्वालिटी। अनाज तो अनाज है मेरे भाई, जब नहीं मिलता ना तो फिर क्वालिटी सब भूल जाते हैं सब लोग, क्योंकि खाने को जब नहीं मिलेगा तो फिर कंदमूल भी चलेगा, पर खाने के लिए चाहिए, सर्वाइव करने के लिए। तो वो जो किसान है, जो स्वदेशी है, जो मेहनत करके खून पसीने से उस अनाज को पैदा कर रहा है, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि जय जवान और जय किसान। अब जो हमारी सब आवाम है, जो उस स्वतंत्रता की जंग में लड़े, जिन्होंने आर्मी का भी सपोर्ट किया, जिन्होंने किसानों का भी सपोर्ट किया, देश का सपोर्ट किया, तो वो सब ही उस नारे में एक तरह से आ गए, क्योंकि किसानी एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन है जिसमें कोई जात पात ये वो डिफरेंस नहीं है। जब खाने की बात आती है तो बस खाना चाहिए, जो भी आपको दे रहा है वही अन्नदाता है, वही आपके जीवन बचाने वाला है। और जो जवान है उसमें भी कोई जात पात नहीं है, भांति भांति के अलग अलग
लोग अपना घरों को छोड़ करके, अपनी स्टेट्स को छोड़ करके बॉर्डर पे एकत्रित होते हैं, सिर्फ एक फ्लैग के लिए, एक नाम के लिए, जो है इंडिया, यानी कि भारत। तभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को एक मजबूत सोच देने के लिए उस नारे को लगाया कि जय जवान और जय किसान, कि एक बॉर्डर पे लड़ रहा है और एक अंदर की लड़ाई लड़ रहा है, तो दोनों मिलकर के देश की जंग को होल्ड किए हैं। लेकिन वो लोग, अब ये तो वो थे ना जिनके बारे में नारा लग गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे हुए हैं जिनका ना कहीं नाम है, ना ही कहीं उनकी कहानियाँ कहीं छपती हैं। एक गुप्त बलिदान बहुत सारे लोगों ने, हमारे भारतीयों ने भी दिया है। ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने, मैंने पहले भी मैं बात कर रहा था कि लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिन्होंने बलिदान दिया है और अमर बलिदान दिया है। आज भी भारत की गौरव जो गाथा है, वो पूरे जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं, सब देख रही हैं। लेकिन जिन्होंने उन अंधेरी रातों को जिया है, जब आज़ादी का सवेरा नहीं हुआ था, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुत सारे जवानों ने, बहुत सारे किसानों ने, और आज भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई ख़त्म हो गई, बल्कि अब तो ज़्यादा एक, क्योंकि जब बाहरी ताकतें अलग अलग लेवल्स पे आपको टटोलने की कोशिश करेंगी, और कठिन कब हो जाता है, जब आप खुद ही अपने देश में पट जाते हैं। घर का बेदी लंका ढाए। कुछ हैं शरारती तत्व अभी भी अंदर छुप करके जो देश की जड़ों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े लेवल पे भी, छोटे लेवल पे भी। लेकिन ऐसे भी वीर सपूत अभी भी इस भारत में हैं जो लड़ रहे हैं। उनके साथ भी अंदर की लड़ाई भी जारी है और बाहर की बॉर्डर वाली लड़ाई भी जारी है। लेकिन अपनी ड्यूटी जब हर कोई समझेगा, हर एक भारतीय समझेगा कि कैसे आज़ादी मिली है, कैसे ये आज़ादी के नारे मिले हैं, पूर्ण स्वराज क्या है, तब जा कर के तो कहीं समझेगा ना। लेकिन बात वही है कि जिसने बलिदान दिया है उसके परिवार ही जानते हैं। जिसने खुद का बलिदान दिया है वो दिव्य आत्मा ही जानती है कि क्या क्या बलिदान दिए गए हैं। बड़े, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ऐसी बड़े बड़े रूमों में बैठ करके खाली थोड़ी देर के लिए करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिन्होंने सही में बलिदान दिए इस देश के लिए, उनको मेरी तरफ से नमन है, सलूट है। मैं कुछ नहीं उनको जो है, ना ही हमारे पास उनकी कुर्बानियों को कोई पूरा करने वाला कोई मेडल है, लेकिन दिल से जो सलूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस गणतंत्र के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए, इस भारत के तिरंगे के लिए जिन्होंने अपना खून पसीना सींचा है, दिया है, अपनी चीज़ों को कुर्बान किया है, अपनी फैमिलीज़ को कुर्बान किया है, किसी ने अपने बच्चों को कुर्बान किया, किसी ने अपने पिताजी को कुर्बान किया है। बहुत सारी कुर्बानियाँ इस तिरंगे में छुपी हुई हैं, क्योंकि हम देखते हैं हरा, केसरी और सफ़ेद और अशोक चक्र का कलर, लेकिन वो जो छुपा हुआ वो जो लाल रंग है कुर्बानियों का, बलिदान का, केसरी कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट है, लेकिन वो जो पूरा ब्लड रेड जो हमारे तिरंगे में छुपा हुआ है वो, और लोगों के दिलों में भी छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं उस खून को भी मेरा प्रणाम है, सलूट है, जिन्होंने भी वो अमर बलिदान दिया है और एक सौगात दी है हमें कि हम गर्व से कह सकें कि जय हिंद, हम भारतीय हैं और झंडा ऊंचा रहे हमारा भारत का तिरंगा प्यारा। बहुत बड़े मायने हैं महाराज, छोटे मोटे मायने नहीं हैं, बहुत बड़े मायने हैं। और शायद मेरे पास, मैं अपनी तरफ से बात तो कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी, ये कुछ शहादतें बहुत बड़ी हैं, कुछ कहानियाँ बहुत बड़ी हैं, उनको आप यहाँ दिखाना भी चाहेंगे तो पूरा नहीं दिखा पाएंगे शायद। और कुछ दर्द इतने बड़े हैं
कि जिन दिलों ने उसको झेला है वही उसको जानते हैं। कहना बहुत आसान होता है एक दूसरे के लिए, लेकिन जिन्होंने बलिदान किया है उनको शत शत नमन, शत शत प्रणाम। जिन्होंने भी इस भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना कुछ भी वारा है, उन सब लोगों को दिल से सलूट, शत शत नमन। लेकिन हमें ज़रूर याद रखने की ज़रूरत है कि बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। भूल मत जाइए, याद ज़रूर रखिए कि किन लोगों के बलिदान की वजह से आज हम लोग सुरक्षित अपने घरों में बैठे हुए हैं। और उस नारे को ना भूलें जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था इस देश के लोगों की सोच को मजबूत करने के लिए, एक सशक्त भारत बनाने के लिए, एक अखंड भारत बनाने के लिए कि जय जवान और जय किसान, जय हिंद।